हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं और ये सेट नंबर 2 लेकर के, जिसमें साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए डेली ला रहा हूं। मतलब कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग है ना। तो फर्स्ट सप्ताह का पहला दिन आपका मैथ आता है, सेकंड दिन साइंस, थर्ड दिन आपका सोशल साइंस आता है। उसके बाद फिर हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का वो 3 बजे जाता है। ठीक है, तो वो तो खैर स्टेट लेवल पे बिहार का है वो, लेकिन ये तीनों ना मैथ, साइंस और सोशल, ये सभी स्टेट के, आप किसी भी स्टेट को, सभी के लिए बराबर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं बंगाल का हूँ, मेरे से में आएगा। तो देखो, आपकी किताब में वही साइंस है, वही लेसन जो बिहार में, जो यूपी में, सबका बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ रहे हो या जो बाद में देख रहे हो, मस्ती से जो पढ़ाई कर रहे हो, मजेदार से पढ़ रहे हो, 30 में देखता हूं कितने बंदे हैं जो 30 में 30 लाएंगे। स्टार्ट करें तो 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करेंगे और अपना कमेंट करेंगे जरूर। और लास्ट में अपना आंसर मुझे जरूर बताना कि 30 में कितना नंबर लाए हो, ये भूलना मत। लाइक नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए इस सवाल पहला आपके साथ। एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अवतल लेंस की शक्ति क्या है? -2D है। और आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि पावर दे दिया -2D, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2m-1, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, फोकस दूरी निकालना है तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो 1 ये लो लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जो ये हमारा क्या 1/2 है ना, 1/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलो मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, लीजिए तो पॉइंट कटा 0 आया, 2 5 कितना है 0.5 -0.5। यहाँ पे उसके बाद आप 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 या 0.50 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये m क्या है ना, m का फंडा कि m ऊपर जाएगा तो इन्वर्स है, ये है माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा प्लस, तो 1 तो क्यों लिया दिया है नहीं। तो देखो यहाँ पे एक आगे ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये दिख रहा। और यहाँ पे एक सेंटीमीटर है, आप इसको अगर 10 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, 100 से गुना करोगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर। तो 50 को 100 से गुना करोगे, 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा। क्लियर है? ये मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, एक स्पेशल वीडियो लाया था मैं न्यूमेरिकल का, उसमें मैं बताया हूँ आपको। ठीक है, ये बोलता है एक तार 15 मिनट में 450 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करती है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? क्लियर है? आप जानते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 15 मिनट। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है सी दिया हुआ है, क्यू दिया, कूलम्ब दिया हुआ है 450 सी आवेश है ना, आवेश दिया 450 सी। और निकालने क्या बोल रहा, आई निकालने बोल रहा, आई निकालने बोल रहा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, Q/T होता है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि इस सवाल में, यानी कि आपको पता है इसमें मात्रक के लिए आता है। जैसे कि ये देखो, ये आवेश का मात्रक कूलम्ब है, समय का मात्रक मीटर नहीं, मिनट नहीं होता है, समय का मात्रक मिनट नहीं बल्कि समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो 15 छक 90, 900 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबका मात्रक पे यहाँ पे ध्यान देना आपको, समय का मात्रक सेकंड होता तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर घंटा रहता तो घंटा पहले मिनट बनाते, फिर मिनट को सेकंड बनाते। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग सेट करते हैं। कूलम्ब कितना दिया हुआ है, 450 कूलम्ब, और सेकंड कितना है, 900 सेकंड आया। तो देखो एक 0 कट जाएगा, 45 दूना 90, 1/2। इसको 1/2 को 1 से डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा एम्पियर, 0.5 एम्पियर। हमारा आंसर क्या हो गया, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो समझ गए ये कैसे आया है ना, बहुत बड़ा बनाए हैं आप इसको सवाल को, तो आंसर हमारा ए हो गया। अगला सवाल देखो, निम्न से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बना रहा हूँ ना, फास्ट में करवा रहा हूँ, तो वीडियो पहले रोक लीजिए, आंसर आप चुन लीजिए पहले कौन आंसर होगा, उसके बाद फिर वीडियो चालू कीजिएगा, तब आप फिर लास्ट में नंबर जोड़ के मुझे बताइएगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन है? आप पता है आपको, वर्ग 17 का जो होता है ना समूह, वो हाइड्रोजन समूह होता है, वर्ग 17 का। फ्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पे है ब्रोमीन, ये भी है वर्ग 17 का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, देखो धोबिया सोडा, जिसको धोने वाला सोडा ये बोलते हैं। ठीक है, धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। इसका रासायनिक सूत्र बोलो, तो धोने वाला सोडा का पहले रासायनिक नाम पता, अगर आपको रासायनिक नाम पता तो फॉर्मूला को इजी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है,
सोडियम कार्बोनेट होता है। तो Na2CO3 और 10 भाग पानी भी होता है, ठीक है, 5 भाग पानी नहीं, देखो ये दोनों फॉर्म सेम लग रहा है लेकिन यहाँ पे 5 भाग और 10 भाग है, ठीक है। तो एक तो बहुत सारा बंदा फंसता है कि ये इसमें फंस जाता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये खाने वाला सोडा रहता है, हालांकि इसमें पानी नहीं रहता इसमें, तो ये धोने वाला सोडा रहता है जिसमें 10 भाग पानी, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा फिलहाल, बी होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बोलता है कि कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है ना, इनमें से कौन है जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय मादा का है या मादा का है या पुरुष का है, मतलब क्या बोलते हैं, मेल का है या फीमेल का है। तो आप जानते हैं मादा का है, नर का तो नहीं है। गर्भाशय भी मादा का है, डिंब वाहिनी भी मादा का। आंसर हमारा क्या होगा, डी, यानी कि तीनों जो है मादा का ही जनन तंत्र है, ठीक है। अगला सवाल देखो कि गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो सकता है। जो डबल रोटी होता है ना, जिसको पाव रोटी बोलते हैं जी, तो गीले डबल रोटी पर के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो सकता है, हो जाता है कवक, शैवाल, अमीबा। तो आप घर में भी देखो रोटी वगैरह, बासी रोटी छोड़ दीजिएगा तो 2 दिन बाद देखिएगा उसमें एक कवक निकल जाता है। क्या निकलता है, हल्का देखिएगा कि कुछ जन्म गया है रोटी पे, हल्का 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 देखे होंगे, जिसको बोलते भुआ गया रोटी, सुने हैं ऐसी, बोलते रोटी भुआ गया है, मतलब वो कवक है, भुआ नहीं गया बल्कि वो कवक है। और बहुत सारे देखोगे जी हॉर्लिक्स का डिब्बा रहता है ना, अगर हॉर्लिक्स का डिब्बा को ये जो ढकना रहता है, ढकना अगर खोल दीजिएगा तो ये जो हॉर्लिक्स का डिब्बा ना, ये मतलब काफ़ी दिन हो जाए तो खराब हो जाता है हॉर्लिक्स, वही होता है कवक भी, उसमें वही चीज़ होता है, ठीक है। अगला देखो, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट, देखो स्पष्ट मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट दूरी कितनी होती है। सामान्य नेत्र मतलब जिसका नेत्र सही है, जिसका आंख सही है तो कहाँ तक देख सकता है, तो वो एकदम अधिक से अधिक दूर देख सकता है ना। ये अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी। अगर आपसे बोल देता कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी बोलता, तो न्यूनतम अगर दूरी बोलता तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, मतलब कि 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। जैसे ही 25 सेंटीमीटर से आगे लाइएगा, मतलब जिसका आंख सही है, जिसका चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो वो 25 सेंटीमीटर के पास एकदम क्लियर उसको देखेगा, और जैसे ही 25 के नज़दीक लाएगा तो उसको धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है, और दूर तो एकदम आनंद तक देखेगा, ठीक है, ये बात याद रखें। अगला सवाल देखो, निर्वात में प्रकाश के चाल कितने होते हैं। निर्वात बोलते हैं जहाँ पे हवा नहीं है, प्रकाश के चाल कितना होते हैं, तो इसका आंसर आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा 3 होगा, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ध्यान दें, सवाल का भी देखो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब किलोमीटर बनेगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, है ना। 3, चूँकि 3 जीरो डिवाइड करिएगा तब ना होगा, 1000 मीटर मिल करके 1 किलोमीटर बनता है, तो 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 5 गो 8 यहाँ पे के जीरो कितना 8 बार है, यहाँ 0 3 बार, तो 3 बार कटेगा तो 5 जीरो बचेगा, तो ऐसे भी आता है। लेकिन जब ऐसे रहेगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, नहीं तो अगर मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो 8 पावर रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखो बड़ा अच्छा सवाल, ध्यान से इसका आंसर देना, नहीं तो गलती बहुत लोग करोगे 9 नंबर सवाल में, ठीक है। ध्यान से, ओम का नियम निहित नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन है जो ओम का नियम का फॉलो नहीं करता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला को पता है, ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V बराबर IR, क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो देखो पहले V बराबर IR दिख रहा है, चलो ये तो है, निहित नहीं है वो देखना है। अब देखो इससे क्या बना सकते हो, अगर I हमको निकाल लेना है तो V/R हो जाएगा, देखो है इसमें I बराबर V/R, देखो ये भी है, मतलब ये भी है। अगर R निकालना हो तो क्या होगा, V/I, देखो कौन कौन है, देखो ये भी है। तो ये तो कोई फार्मूला I/V नहीं होता है, बल्कि V/I होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ए जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम जो आप यूज करते हैं ना, हीटर में देखते हैं नाइक्रोम का रहता है, तो नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व यूज करते हैं, निकेल, क्रोमियम, नाइट्रोजन, कार्बन, निकेल, कार्बन, नाइलॉन एवं क्रोमियम। नाइलॉन तो होगा नहीं, तो आंसर निकेल और क्रोमियम, क्या होगा, निकेल और क्रोमियम जो है नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, निकेल और क्रोमियम में, ठीक है। अगला देखो त्रिक सिद्धांत, जिसको तिर्यक सिद्धांत बोलते हैं। त्रिक सिद्धांत को किसने दिया, जिसको अष्टक सिद्धांत बोलते हैं ना, अष्टक सिद्धांत अलग है, त्रिक सिद्धांत अलग है। तो त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही आंसर त्रिक जो सिद्धांत दिया है वो दिया डोबेरेनर। क्या दिया, डोबेरेनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। और न्यूलैंड ने दिया था अष्टक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अष्टक ने सिद्धांत दिया था, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया था, और त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेरेनर ने। और मेंडलीफ दिया था आवर्त सारणी दिया था मेंडलीफ। और आधुनिक आवर्त सारणी बोले, आधुनिक आवर्त सारणी तो मोजले या मोजले बोलते हैं, ठीक है। सल्फर परमाणु के
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जब भी सवाल आ जाएगा कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो सबसे पहले तो सल्फर का परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। पहला कक्षा में 2 अटेगा, दूसरा कक्षा में 8 अटेगा, तीसरा कक्षा में कितना बच गया। अब तो 2 8 10 तो हो गया, बचा 6, तो तीसरा कक्षा में 6 अट जाएगा। तो कितना हुआ आखिर में, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सब सवाल ठीक था ना। चलो हाँ, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, कितना नंबर है, 12 हो गया। 13 देखो, आबंध बनाने के में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जब भी आबंध बनता है ना, जब भी बंधन बनता है, जैसे कि NaCl, ठीक है, तो ये त्यागेगा, ये ग्रहण करेगा। तो ये त्यागता है, ये ग्रहण करता है। जैसे सोडियम का क्या होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 1 में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक त्यागेगा, चूँकि हमको इसको करना है, मिलना है, इन दोनों को साझा करना है, तो त्यागेगा। तो इसकी विद्युत क्या होगा, अब बोलो, जो त्यागेगा, ग्रहण के बारे में बोलो, जो त्यागने बोल रहा। तो देखो सोडियम यहाँ पे NaCl लिखे, तो सोडियम त्याग रहा है, एक पे त्याग रहा, तो सोडियम पे +1 होता है, धनात्मक होता है। लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा, ग्रहण कर रहा। तो क्लोरीन जब ग्रहण करेगा, तो चूँकि 2 8 क्लोरीन का क्या होता है, 2 8 7 होता है, तो एक ग्रहण करेगा इसको, तो ग्रहण करेगा 8 बन जाएगा। तो ये देखो, ये अगर बोलता ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो फिर यहाँ पे ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा त्यागने की, तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, धनात्मक। चूंकि त्याग रहा था, क्या हो रहा, अमीर लोग ऐसे भी जानो, त्यागता कौन है, मतलब एक माइंड रखो जो दिलदार होता है, बहुत सा उसके पास होता है धन दौलत, वही त्यागता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी त्रिज्या क्या होगा, ये आवर्त सारणी है। अगर बाएं से दाएं जाइएगा ना, इधर इधर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी। क्या होगी, त्रिज्या घट जाएगी। ओके, ये बात आप याद रखें, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगर परमाणु संख्या बोलता तो परमाणु संख्या बढ़ जाता, ठीक है। अगला देखो, जस्ता अयस्क है, इस जस्ता का अयस्क बताना, जस्ता का अयस्क कौन है, जिंक ब्लैंड, कैलेमाइन, जिंकैट, ये सभी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है जस्ता का अयस्क का नाम है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। तीनों नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ता का अयस्क, जिंक ब्लैंड, देखो जिंक से तो जस्ता याद है, इसको याद करने की जरूरत मुझे पड़ेगा। जिंकैट में भी देखो जिंक मिला हुआ, जिंक है ना, जिंक मतलब जस्ता है ना, ये इंग्लिश भी याद करो, जिंक मतलब जस्ता, और जिंकैट मतलब पता चल रहा जस्ता। अब ये दोनों तो आपको एकदम ईजी से याद हो गया, बहुओं की तरह। अब बचेगा कैलेमाइन, तो एक ठो याद नहीं कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। अगला देखो, सीसा और टिन मिश्र धातु है। सीसा और टिन जो मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, सोल्डर का, स्टील का, गन मेटल का उपधातु। तो सोल्डर का मैं मिश्र धातु याद करने बताया था, सोल्डर Ct। क्या होता था, सोल्डर Ct। तो सोल्डर से सोल्डर हो गया, सीसा टा से टिन। उस तरह से पीतल था, पीतल, तो पीतल का बताया था पिताजी, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जा से दस्ता, ठीक है। एक होता कांसा, कांसा का मतलब होता कांताटी, कांताटी, कांसा, ता से तांबा, ता से टिन, कांसा, है ना, याद रखेगा। ओके, यही हमारा सोल्डर Ct है ना, हाँ सोल्डर Ct। सीसा टिन तो अलग है, सोल्डर हमारा अलग है, कांसा अलग है, ठीक है। अगला देखो, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम जानते हैं, एकदम हल्का सा सवाल है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 23, 23 जोड़े। महिलाओं में 23 जोड़ा जो होता है XX होता है, ठीक है। अब पुरुष में जो है, देखो महिला और पुरुष में, महिला में पूरा जोड़ा XX होता है, तो 22 जोड़ा होता है, तो सेम है। पुरुष में भी 22 जोड़ा सेम होता है। महिला में 22 जोड़ा XX और पुरुष का भी XX, लेकिन महिला का 23वां जोड़ा तो होता ही XX, क्योंकि महिला में सभी के सभी X होता है। अब पुरुष में लास्ट में होता है XY, 23वां। अब यही दोनों पे डिपेंड है, XY, X और XY। तो अगर संतान अगर बॉय या गर्ल हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो इसके पास X ही है, तो जो जगह X गया तो गर्ल बनेगा, Y जाएगा इसके साथ मिलेगा किसी के साथ, अगर Y गया तो किस्मत वाला फिर धनी निकलेगा, है ना, बेटा पैदा होगा फिर उसको, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, तो संतान का पैदा होना ये डिपेंड किस पर है, बाप पर है, ना कि माँ पर है। बहुत से बोलते हैं बेटी पैदा होती है माँ की किस्मत, अरे किस बेटी या बेटा जो भी पैदा होता है बाप की किस्मत से, बाप के भरोसे, ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर का नाम बताने, वाइसमैन, लाइमार्क, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई सभी। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये है चार्ल्स डार्विन। आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। अगला सवाल देखो कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, यानी कि रक्त सबको दे सकता है, इसको बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं, डोनर मतलब दान करने वाला। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं रक्तदाता,
रक्तदाता मतलब रक्त देने वाला। तो कौन है ये? ओ ग्रुप है जो सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। और एक ग्रुप है ए बी, ये रक्तग्राही है। रक्तग्राही मतलब सभी से रक्त ले सकता है, रक्तग्राही मतलब सबसे रक्त ले सकता है, और ओ सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। ये बात याद रखें। अगला है केरल के सुरंगम क्या है? केरल में जो एक सुरंगम है वो क्या है? तो केरल में जो सुरंगम वन का संरक्षण क्या है? आदिवासियों का संरक्षण है, प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है, इनमें से कोई नहीं। तो केरल में जो सुरंगम है वो प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है। आंसर क्या होगा हमारा? 20 का आंसर सी होगा। क्लियर है। अगला सवाल, अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाते हैं? जहाँ पे वायु मौजूद नहीं, जहाँ पे हवा मौजूद नहीं रहेगा और वहाँ पे अगर कार्बन को जला दीजिएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे हवा ही नहीं रहेगा वहाँ पे अगर आप कार्बन जलाते हैं तो बहुत ही खतरनाक वो जहरीला गैस जिसको बोलते हैं दम घुटने वाला गैस बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दम घुटने वाला गैस भी बोलते हैं, जहरीला गैस, सबसे जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी की धुआं से निकलता है, ठीक है। तो आप जानते हैं गाड़ी में जो कार्बन जलता है, जो पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल जलता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जलता है पेट्रोल, तो जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और धुआं के रूप में बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगला देखो क्या है कि निम्न से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। निम्न से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है और जिसकी त्रिज्या, अच्छा फोकस दूरी क्या है जिसकी त्रिज्या बता रहा है, दिया हुआ है। मतलब अवतल दर्पण है, ठीक है, फोकस दूरी एफ निकालना हमको है, और आर दे कितना 32, तो एफ बराबर क्या होता है r/2। चलो 32/2 16 आ गया। अब 16 तो यहाँ पे सब में दिया हुआ, दो जगह 16 दिया हुआ, ये दोनों तो खैर गया काम से, ये दोनों। आप सोचिए कि 16 प्लस वाला कि -16। तो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक और अवतल दर्पण की ऋणात्मक। सेम उत्तल लेंस का भी वही होता है, उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस का भी पॉजिटिव। तो दर्पण और लेंस फोकस दूरी समान होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण का ऋणात्मक, अवतल दर्पण लेंस का भी ऋणात्मक, ठीक है। तो फिलहाल आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला देखो सवाल, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन नहीं जानते, जो पढ़ रहे कंटिन्यू उसको पता होगा कि पोटेशियम है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। पोटेशियम सबसे अधिक, फिर सोडियम भी है। सोडियम तो कम है, और सोडियम को आप कहाँ रखते हैं? सोडियम को हम केरोसिन तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं। अगला देखो सवाल, ओजोन परत हानिकारक विकिरण से, किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करती है? मतलब ओजोन जो परत है जो समताप मंडल के बाद में मिलता है ओजोन परत, ठीक है। तो कौन सा हानिकारक विकिरण जिसको आप वो सुरक्षा प्रदान करती है पृथ्वी को? औरक किरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी किरण। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट किरण। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट किरण होता है जो इससे पृथ्वी को रक्षा करती है, पराबैंगनी किरण। अगर पराबैंगनी किरण किसी पर पड़ जाएगा है ना तो चर्म कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर्म कैंसर, याद रखें। अगर किसी की बॉडी में पड़ जाएगा ना चर्म कैंसर हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक है जो ओजोन परत हमें बताती है। और हम लोग ओजोन परत को क्या कर रहे हैं? छिद्र कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं इसी से, क्योंकि एसी फ्रिज से CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब मतलब ओजोन परत क्षरण करना, नुकसान करना हम ही लोग के हाथ है। अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मॉडर्न में बढ़ रहा तो ये सब तो होते ही जा रहा है ना। चलो, निम्न से कौन एक अवशेषीय अंग? अवशेषीय बोलते हैं बेकार, है ना, जिसका कोई काम ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी कोई काम है? हाँ जी, है ना। नहीं रहेगा रीढ़ की हड्डी तो खड़ा कैसे हो जाएगा? अंगूठा, अरे बाप रे, वोट कैसे दीजिएगा? अंगूठा नहीं रहेगा तो, है ना। आप थंब कैसे दीजिएगा? थंब, कान तो एकदम है ही है, बिना कान का तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं। अब पता है बहुत सारे देशों में ऐसा होता है बच्चे में अपेंडिक्स निकाल देता है। आपके शरीर में अगर अपेंडिक्स ऑपरेशन नहीं हुआ है तो ये अपेंडिक्स आपके शरीर में मौजूद है, ठीक है। और कभी कभी बढ़ जाता है तो नुकसान भी करता है। तो ये एकदम बेकार है, कोई काम के लायक नहीं है, ठीक है। अगला देखो सवाल, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण है जिसके सामने किसी भी दूरी चल जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वो दर्पण है या तो समतल या तो उत्तल। चूंकि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल में भी और उत्तल में भी, समतल में भी और उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आपको पता है जिस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा भी बनेगा, आभासी में सीधा और वास्तविक में उल्टा। और अवतल में क्या होता है ना, कभी वास्तविक बनता है कभी
आभासी बनता, दोनों बनता अवतल में, दोनों कंडीशन होता है उसमें। जो जो 6 रूल है जो बनाने का, दर्पण में कहाँ पे रखा गया वस्तु तो कहाँ पे बना, इस तरह से। तो कहीं पे वह आभासी बना, कहीं वास्तविक बना, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं है और समतल में ऐसा नहीं है। आभासी प्रतिबिंब बनता है इसलिए सीधा बनता है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक आपको बताना है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक है। तो मैं बता दूं, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक वो है हीरा का, जो कि 2.42 होता है। बाकी सब और सबसे ये सब का अपवर्तनांक सब इससे कम होता है। ठीक है, फिलहाल मुझे इन लोग का अपवर्तनांक पता नहीं है, लेकिन मैं हीरा का बता रहा हूँ, हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। ठीक है, टाइम मिलेगा देखेंगे तो इन लोग को भी बता देंगे। ठीक है, अगला देखो, कार्बन का परमाणु संख्या, किसको नहीं पता? कार्बन गिन लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन। कितना नंबर? 1 2 3 4 5 छठा नंबर। ये सब ना 20 तक आपके मुंह पे होना चाहिए गिनती की तरह। ठीक है, अंतर हमारा ये होगा। अगला सवाल देखो जी, जनरेटर डायनमो, जिसको डायनमो भी बोलते हैं, जनरेटर में जनरेटर सवाल है तो डायनमो का भी आता है। ठीक है, तो जनरेटर परिवर्तित करता है किसको, किस ऊर्जा को किस में बदलता है जनरेटर, या तो उसको डायनमो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनरेटर में डायनमो होता है, डायनमो भी उसको बोले, जनरेटर बोले। ठीक है, सवाल दोनों तरह रहता है, कभी जनरेटर कभी डायनमो। तो बदलता किसको? तो जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप इसको नहीं भूलने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। और एक सवाल आता है जनरेटर, और एक सवाल और आपके पास आता है कि विद्युत मोटर। ये दोनों बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, विद्युत मोटर। तो मैं आपको इसको याद कराने के लिए मैं बताता हूँ कैसे याद कीजिएगा। देखिए, जनरेटर है, जनरेटर को आप कैसे चालू करते हो? आप हैंडल होता है ना, हैंडल, तो हैंडल हिलाते हो, कसकस के मारते हो तो चालू होता है। मतलब आप यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो? उसको चला रहे हो, मशीन को चला रहे हो। यांत्रिक ऊर्जा खुद बनाए, अब जब मशीन चला दी खुद से तो फिर विद्युत शुरू हो गया। लेकिन विद्युत मोटर में से करते हैं क्या? विद्युत मोटर में क्या करते हैं? एक स्विच रहता है ना, बस करंट आया दबा दो और फिर विद्युत मोटर चलना शुरू, पानी भरना शुरू। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला और लास्ट सवाल, वैद्युत प्रतिरोधकता या विद्युत बोल सकते हैं। प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक? देखो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग हो गया, इन दोनों का ऐसा मात्रक अलग होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। लेकिन सवाल में है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है वो हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ऐसे नहीं कि ओम बटा मीटर, नहीं, ओम मीटर, ओम और डैश देके मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो सवाल तो कुछ था नहीं, है ना, थोड़ा थोड़ा था हल्का सा, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसके लिए तो कुछ नहीं, एकदम बच्चा वाला सवाल था। आप मुझे बताओ 30 में से कितना सवाल बनाया हूँ? मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो 30 में 30 बनाए होंगे। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली क्लास चल रही है सुबह 7 बजे, 12 बजे दिन में। मैथ का सुबह 7 बजे चलती है, आपको कभी मॉडल सेट कभी इस तरह चलते रहेगी। ठीक है, 12 बजे दिन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वीडियो, आपका सब्जेक्टिव मैथ चलता है। ठीक है, रैंडमली जहाँ तहाँ से 4-5 क्वेश्चन रहता है और आप ही के अकॉर्डिंग आप बोलते सर ये क्वेश्चन पढ़ा दो, ये क्वेश्चन पढ़ा दो, उसी को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप शुरू किया हूँ 2-3 वीडियो बना भी। और उसका फिर 3 बजे चलती है क्लास। ठीक है, 7 बजे शाम को चलती है और फिर 9:30 बजे रात में। 9:30 बजे रात में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 9:30 बजे रात में जो भी बंदा रोज पढ़ता है ये सब सारा सवाल 30 में 30 बनाएगा, एकदम कंफर्म है मुझे उम्मीद है। तो मुझे आप लोग कमेंट करने में कोताही मत करना। अगर लाइक वाइक नहीं भी किया ना तो कर दीजिए लाइक, है ना, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो बताइए कैसे लगे, कितना आया। आप अपनी भावना को यहाँ पे पेश कीजिए ताकि मैं देखूँ और मुझे खुशी हो, है ना, ताकि मैं आपको ये होता है ना, समझ रहे, दे पाऊँ। ओके, दैट्स ऑल, बाय।